आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसके पहले जो हम लोगों ने यानी कि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिकली दो टॉपिक था हमारा। हालांकि मेन टॉपिक तो हमारा द रशियन रेवोल्यूशन ही था, है ना। उसके अंदर हम लोगों को अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यदि पिछले वाले क्लास यानी कि कल का बात करें हम लोग तो उसमें हमारा पहला तो वही रशियन रेवोल्यूशन था, है ना। रशियन रेवोल्यूशन में बेसिकली हमने ना आपको ये कहा था कि दो इवेंट्स को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। कौन कौन सा इवेंट था? पहला इवेंट तो ये था कि फरवरी 1917 में मोनार्की सिस्टम रशिया से कैसे हट गया, है ना। ये था पहला इंसिडेंट। और दूसरा इंसिडेंट हमारा कौन सा था कि मोनार्की सिस्टम जब रशिया से हटा तो तुरंत सोशलिस्ट वाले लोगों ने क्या किया, अपना वहां पे गवर्नमेंट बना लिया। और गवर्नमेंट कैसे बनाया था? अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के तहत। और ये अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में हमने आपको कहा था कि इसको फिलहाल अभी आप अपने माइंड में रखें, इसका जवाब आपको आगे आने वाले क्लासेस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं दो इंसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। यही हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमारा एक नया टॉपिक था द रशियन एम्पायर इन 1914, यानी कि 1914 में रशियन एम्पायर का क्या हाल था, वहां का राजा कौन था, ये भी हम लोग यहाँ पे जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रशियन एम्पायर के इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। यानी कि रशियन एम्पायर उस समय पे यदि हुआ करता था तो उसका इकोनॉमी कैसा था, उसका लेन देन यानी कि ट्रेड व्रेड एक कंट्री से दूसरे कंट्री से कैसे होता था, ये भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ उस समय का रशियन एम्पायर किस प्रकार का था, उसका सोसाइटी यानी कि उसका समाज किस प्रकार का था, क्या सिस्टम था, क्या सब कुछ कैसे होता था, यानी कि तमाम प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग इसी टॉपिक यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रशियन एम्पायर वाज एग्रीकल्चरिस्ट। ये बात हो रहा है 20th सेंचुरी के सबसे शुरुआती वाले दौर का, ठीक है। 20th सेंचुरी के सबसे शुरुआती वाले दौर का बात हो रहा है। उस समय पे यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही, शुरुआत का ये बात हो रहा है हालांकि। तो उस समय पे रशियन एम्पायर में अधिकतर लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, है ना। खेती बाड़ी करना हमारा क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन जो खेती बाड़ी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है 20th सेंचुरी के सबसे शुरुआत वाले दौर का, वो भी कहाँ पे? रशियन एम्पायर में। उस समय पे रशियन एम्पायर में अधिकतर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, अधिकतर लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी कि वो लोग खेती बाड़ी क्या करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। About 85% population of Russian Empire earned their living from agriculture, यानी कि 85% लोग रशियन एम्पायर का उस समय पे अपना पेट पालते थे खेती बाड़ी करके। यानी कि अपना पेट पालना प्लस अपने घर परिवार का पेट पालना, उसका देखभाल करना, सबका सब वो कहाँ से कर पाते थे? किस इनकम से? उस इनकम से जो कि उनको एग्रीकल्चर से आता था, ठीक है। और वो 85% पॉपुलेशन थे। सोचिए, यानी कि 85% पॉपुलेशन उस समय पे रशियन एम्पायर के लोग केवल और केवल खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाते थे। ये बात हो रहा है 20th सेंचुरी के शुरुआती वाले दौर पे। उसके बाद लिखा हुआ है अबाउट 40% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस एंड अबाउट 50% पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे रशियन एम्पायर के अलावा थोड़ा सा दो कंट्री के बारे में बात हो गया है। वो पहला कंट्री आपका है फ्रांस। उस समय पे फ्रांस में 40% पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाता था, और 50% पॉपुलेशन जर्मनी के थे जो कि खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाते थे, अपना पेट वो लोग पालते थे, ठीक है। तो ये अलग कंट्री के बारे में थोड़ा सा बात हो गया ताकि आप रिलेट कर पाएं कि रशियन एम्पायर में और फ्रांस और जर्मनी में उस समय पे क्या हाल था एग्रीकल्चर का। लगभग ठीक ठाक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अधिकतर लोग वहाँ के जो हैं एग्रीकल्चर में ही जुड़े हुए रहते थे। उसके बाद इन रशियन एम्पायर एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। देखिए उस समय के जो किसान लोग होते थे ना, वो लोग अपने जरूरत के लिए अनाज का उपज तो करते ही थे, यानी कि अपने जरूरत के लिए खेती तो करते ही थे, साथ ही साथ वो लोग अनाज को लेके जाके मार्केट में बेचते भी थे। अब मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से वो लोग क्या करेंगे?
अपना मान लीजिए कोई बीमार हो गया उसका इलाज कराना, या फिर किसी प्रकार का सामान घट गया घर में उसको पूरा कर लेना, यही सब काम वो लोग उस पैसे से किया करते थे। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया अभी फिलहाल मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में रशियन एम्पायर का कुछ इस प्रकार से हाल था कि अधिकतर लोग वहाँ के खेती करते थे, ठीक है, और खेती बाड़ी करके ही वो लोग अपना जीवन यापन चलाते थे। और वो लोग खेती केवल अपने लिए नहीं करते थे बल्कि मार्केट में बेचने के लिए भी वो लोग खेती करते थे, ताकि उनका वहाँ से कुछ इनकम आ जाए, वो लोग अपना जीवन यापन चला पाए। उसके बाद ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि ऑल्सो रशियन एम्पायर वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, मतलब कि रशियन एम्पायर से अनाज हमारा बाहर भी जाता था। वहाँ के लोग अपने उपज के लिए नहीं करते थे, वो लोग अपने ज़रूरत के लिए जितना होता था वो लोग रखते थे, फिर मार्केट में जाके बेचते थे। इसके साथ ही साथ रशियन एम्पायर से दूसरे कंट्री में भी वो लोग एक्सपोर्ट किया करता था, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि रशियन एम्पायर में उस समय पे एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी तरीके से होता था। आगे, इंडस्ट्री वॉज स्मॉल इन नंबर। देखिए उस समय तक ना रशियन एम्पायर में खास करके खेती बाड़ी पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। उस समय पे इंडस्ट्री ये सब उतना नहीं था, यानी कि इंडस्ट्री नहीं था, मशीन कारखाना ये सब उस समय पे उतना नहीं था। लोग सिंपली अपना खेती बाड़ी करके जीवन यापन अपना चला लेते थे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि भाई रशियन एम्पायर में फैक्ट्री का संख्या या फिर इंडस्ट्री का संख्या कम है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं। देखिए मतलब ये हो गया ना कि उस समय पे इंडस्ट्री रशियन एम्पायर में था लेकिन ज़्यादा नहीं था, बहुत कम, इक्का दुक्का हुआ करता होगा उस समय पे। और अधिकतर लोग उस समय पे इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं देते थे बल्कि खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इसीलिए वहाँ पे इंडस्ट्री उस समय पे उतना नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ तो इंडस्ट्री होंगे उस समय पे, ठीक है, 5, 6, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को, और ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट सिटी है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, आज भी। तो सेंट पीटरबर्ग में और मॉस्को में अधिकतर हमारा इंडस्ट्री उस समय पे हुआ करता था। अधिकतर क्या, पहली बात तो रसिया में उस समय पे बहुत कम ही फैक्ट्री था, इंडस्ट्री बहुत कम था, लेकिन जो भी था वो इन्हीं 2 सिटीज में ज़्यादा था, ठीक है। आगे उसके बाद क्राफ्ट्समैन डू मच ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए चूंकि इंडस्ट्री है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, तो लोग भी नहीं काम करेंगे। अब जब है ही नहीं तो लोग कहाँ से काम करेंगे, नहीं करेंगे फैक्ट्री में। लेकिन यहाँ पे काम जो उस समय पे सबसे ज़्यादा होता था ना, वो क्राफ्ट्समैन करते थे कम, सबसे ज़्यादा। मतलब कि उस समय पे क्राफ्ट्समैन लोग सबसे ज़्यादा अपना काम करते थे। अच्छा, क्राफ्ट्समैन का मतलब क्या होता है, बता सकती है कोई? क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है वो लोग जो कि अपने हाथों से कुछ बनाते हैं ना, जैसे हाथों से स्वेटर को बुन देना, हाथों से कोई डिजाइनिंग वाला सामान बना देना, डेकोरेटिव वाला, ये सब चीज़, तो उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट्समैन। तो चूंकि उस समय पर उतना इंडस्ट्री नहीं था तो इंडस्ट्री में लोग काम भी नहीं करते थे, रहेगा ही नहीं तो कहाँ से काम करेंगे वो लोग, है ना। तो अधिकतर काम जो होता था उस समय पे रशियन एम्पायर में वो हाथों से होता था, ठीक है, हाथ से बुनाई कर देना, हाथ से कोई चीज़ बना देना, क्योंकि मशीन तो था ही नहीं उस समय पे। और अधिकतर काम जो समय पे हुआ करता था वो क्राफ्ट्समैन के द्वारा होता था, यानी कि हाथ के कारीगर के द्वारा होता था, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की तरह समझते हुए चलिएगा, हर चीज़ समझ में आने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्थिति बदलता गया वैसे वैसे क्या होने लगा, मैनी फैक्ट्रीज वेयर सेट अप इन दी 1890s। लेकिन जैसे जैसे समय हमारा बदला, समय आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे रशियन एम्पायर में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए, ठीक है। अब कब तक आदमी अपने हाथ से ही सब चीज़ बनाएगा, कभी ना कभी तो उसको मशीन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे समय बदला, समय बदलता गया, लोगों का माइंडसेट बदलता गया, वैसे वैसे हमारे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इस ये सब भी धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगे ज़्यादा नंबर में, ठीक है। उसी प्रकार से रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री वॉज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे रसिया का रेलवे नेटवर्क क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब आपको मालूम है कि भाई जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है वैसे वैसे रसिया में फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी बढ़ रहे हैं। और फैक्ट्रीज में ना जब भी सामान आता है या फिर सामान जाता है जब फैक्ट्री से, वो छोटे मोटे लेवल में नहीं जाता है या फिर नहीं आता है, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, फिर दूसरी जगह से एक जगह लेके आना बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारा कौन काम कर रहा था, रेलवे काम कर रहा था। मतलब ये कि अब रशियन एम्पायर में धीरे धीरे
जब इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं तो इंडस्ट्री के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा तो चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के सुविधा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रेलवे को बढ़ा दिया गया, क्योंकि उस समय पे रेलवे वहाँ का सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, यानी कि सस्ते दामों में रेलवे जो है ट्रांसपोर्ट कर देता था सामानों को एक जगह से दूसरे जगह। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, रसिया के रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया गया ताकि और सस्ते दामों में हमारा ट्रांसपोर्ट हो सके, इजीली हो सके, ठीक है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री वाज इंक्रीज्ड। अच्छा, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री वाज इंक्रीज्ड का मतलब ये हो गया कि अब रसिया में आके दूसरे कंट्री वाले लोग इंडस्ट्री अपना सेटअप कर सकते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब एक कंट्री के लोग किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ अपना इंडस्ट्री लगाते हैं, कंपनी लगाते हैं या फिर कंपनी खोलते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अब रसिया के बगल बगल वाले जो कंट्री थे वहाँ के लोग भी उठ के रसिया में आने लगे, वहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करने लगे। इसका जो नंबर था इंडस्ट्री सेटअप करने का वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो एक समय पे जब रसिया में एक भी इंडस्ट्री नहीं हुआ करता था, अब यहाँ पे रसिया में नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था इस वाले पॉइंट में, यानी कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि अब धीरे धीरे रसिया का रेलवे वाला नेटवर्क भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ लोग अलग अलग कंट्री के यहाँ पे आ भी रहे हैं और अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि रसिया अब एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन चुका था, यानी कि बहुत बड़ा एक सेंटर बन चुका था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कोल प्रोडक्शन वाज डबल्ड। कोल का जो कोयला का जो प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक रीजन हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि कोयले का प्रोडक्शन, क्या कोयले का प्रोडक्शन कारखाना में होता है क्या, फैक्ट्री में इस सब में होता है क्या? नहीं, कोल प्रोडक्शन का मतलब ये है माइनिंग ज़्यादा करना, यानी कि ज़मीन को खोद के कोयले को ज़्यादा निकालना। अब यहाँ पे ज़्यादा क्यों हो पा रहा है कोल का प्रोडक्शन? इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे रेलवे हमारे सामने आ चुका है। अब भाई कोयले को निकालेंगे, तुरंत रेलवे पे लादेंगे, लोड करेंगे और लेके चले जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया। दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई समय बदल रहा है, तो हमारे पास नया नया टेक्नोलॉजी भी आ गया होगा, तो उस समय उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम लोग कोयले का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे, यानी कि ज़मीन को खोद के ज़्यादा मामले में हम लोग यानी कि ज़्यादा अमाउंट में कोयले को बाहर निकालने लगे, तो ये भी उस समय पे होने लगा था। एंड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। सोचो, अच्छा आयरन और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना क्यों ज़्यादा बढ़ गया मालूम है? क्योंकि यहाँ पर रेलवे बढ़ रहा है आगे। रेलवे आगे बढ़ने का मतलब हो गया कि रेलवे में भाई आप आयरन तो लगाओगे ना, स्टील तो लगाओगे ना, यूज तो करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे रेलवे को बढ़ाने के लिए आयरन और स्टील प्रोडक्शन भी बढ़ गया, वो भी 4 गुना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। कुछ कुछ जगहों पे रशियन एम्पायर में कुछ कुछ जगहों पर फैक्ट्री वर्कर्स जो कि फैक्ट्री में काम करते थे और क्राफ्ट्समैन जो कि अपने हाथों से काम करते थे, वो कुछ कुछ जगह पर ना बराबर नंबर में होने लगे। बराबर नंबर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि फैक्ट्री में भी उतने ही लोग काम कर रहे हैं जितने कि लोग बाहर में काम कर रहे हैं, अपने हाथों से सामान बना के बेच रहा है। अच्छा, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इंडस्ट्री धीरे धीरे सेटअप हो रहा है, लेकिन अभी उतना भी नहीं हुआ है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे काम करने लगे, नहीं, इतना भी अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना काम हमारा इंडस्ट्री में हो रहा है उतना ही काम हमारा इंडस्ट्री के बाहर हो जा रहा है, जो कि क्राफ्ट्समैन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको यही अनुमान लगाना है, या फिर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल हमारा जो है हाथ से बुनाई वाला काम और मशीन से करने वाला काम दोनों बराबर चल रहा है, ठीक है। आगे, मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। उस समय पे रशियन एम्पायर में अधिकतर प्रॉपर्टी यानी कि अधिकतर मतलब आप ये कह सकते हैं कि अधिकतर इंडस्ट्री जो था वो प्राइवेट आदमी का था। मतलब कि ये हो गया कि रशियन एम्पायर में यदि 20 इंडस्ट्री है तो 20 का लगभग 20 में से 18-19 जो उस समय पे इंडस्ट्री हुआ करते होंगे वो प्राइवेट आदमी का होता था, यानी कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था किसी खास आदमी का, ठीक है। आगे, गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड फैक्ट्रीज
टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। लेकिन इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाना, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी होते थे, लेकिन किसी मतलब ये हो गया कि किसी प्राइवेट आदमी का होता तो था, लेकिन उसके ऊपर नजर रखने का काम कौन करता था? गवर्नमेंट करता था। मतलब कि उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में किसी प्रकार का वर्कर्स के साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उसको समय पे उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी चीज़ का देखभाल करने का काम कौन उठा लिया था? गवर्नमेंट उठा लिया था। मतलब कि गवर्नमेंट उन सब पे नज़र रखता था कि इंडस्ट्री वाला कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हमारे वर्कर्स के साथ, उसको कोई समस्या तो नहीं दे रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या मालूम है? गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे मोनार्की सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा था सार निकोलस कौन थे? वहाँ के राजा थे, है ना। तो सार निकोलस के आदमी लोग यहाँ पे फैक्ट्रियों पर नजर रख रहे हैं कि हमारे वर्कर्स के साथ कोई गलत काम ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स। उस समय पे रशियन एम्पायर में जो हमारे छोटे मोटे क्राफ्ट यूनिट होते थे, क्राफ्ट यूनिट का मतलब, क्राफ्ट यूनिट का मतलब हो गया जहाँ पे कि छोटे लेवल पे कोई बुनाई का काम चल रहा है, छोटे लेवल पे कोई आदमी कुछ नया चीज बना रहा है उस पे। ठीक है। और स्मॉल वर्कशॉप्स का मतलब हो गया छोटा मोटा दुकान, किराना दुकान, वहां पे यानी कि छोटे लेवल पे कुछ बनाना या फिर दुकानों में काम करना। वहां पे वर्कर्स का टाइम जो था काम करने का वो लगभग 15 घंटा था एक दिन में। ठीक है। मतलब ये हो गया कि छोटे मोटे चीजों पे काम करना, दुकानों पे काम करना, उस समय पे वर्कर्स से 15 घंटा काम करवाया जाता था। लेकिन वही चीज हमारा जो है एंड 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। लेकिन फैक्ट्री में उस समय पे वर्कर्स से कितना घंटे काम कराए जाते थे? 10 से 12 घंटा काम करवाया जाता था। आज के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो 10 से 12 घंटा बहुत ज्यादा है ना। किसी भी आप भारत में किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाइए, 8 घंटे से ज्यादा काम देता ही नहीं है। 8 घंटे से काम ज्यादा देता ही नहीं है। यदि दे रहा है तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा काम दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा काम देने के बदले में उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यदि हम किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे तो हमको जो है ना वो 8 घंटे का ही काम देगा और 8 घंटे के हिसाब से वो हमको पैसा भी देगा। लेकिन यदि हम कहेंगे कि सर नहीं, हम 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करेंगे, तो 4 घंटा मेरा बढ़ गया, तो वो 4 घंटे का पेमेंट अलग से हमको करेगा। ठीक है। लेकिन आज के समय में लगभग 8 घंटे का ड्यूटी ही रहता है। ठीक है। तो लेकिन उस समय का यदि हम लोग बात करें रशियन एम्पायर में, तो रशियन एम्पायर में छोटे मोटे दुकान में छोटे छोटे लेवल पे काम करने का जो टाइम था वो 15 घंटा था। लेकिन फैक्ट्री में वर्कर से 10 से 12 घंटा काम करवाया जाता था, जो कि आज के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग चीजों के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वेयर डिवीजन अमंग वर्कर्स। अब जो फैक्ट्री में काम करते थे ना वर्कर्स, उसमें डिवीजन था, मतलब कि वर्कर्स लोग भी अलग अलग हुआ करते थे। अब कैसे कैसे वर्कर्स थे, किस प्रकार का उनमें डिवीजन था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है सम वर्कर्स हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे कैंप। मतलब कि कुछ ऐसे वर्कर्स हमारे फैक्ट्री में काम करते थे जिनका गांवों से कनेक्शन बहुत अच्छा होता था। जैसे मान लीजिए कि मेरे गांव का ना, हम बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, हमको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है अपने गांव में, लेकिन हम काम करने के लिए चले गए फैक्ट्री में, तो मेरा कनेक्शन सबसे अच्छा कहाँ से है? मेरे गांव से है ना। तभी तो गांव मेरे गांव के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उस समय पे इंडस्ट्री में वैसे वैसे भी लोग काम करते थे जिनका कनेक्शन यानी कि जिनका कनेक्टिविटी गांव से बहुत अच्छा रहता था। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि गांव के अच्छे अच्छे लोग हमारे फैक्ट्री में काम करने के लिए उस समय पे आते थे। ठीक है, आगे सम वर्कर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्कर्स थे जो कि सिटी में ही पूरी तरीके से सेटल हो गए थे। अब कोई भी वर्कर यदि सिटी में काम करने के लिए जाता है तो क्या वो वहां पर सेटल होता है? नहीं, वो तो केवल काम करके अपना गांव वापस लौटना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो कि गांव से शहर गए काम करने के लिए, लेकिन वो पैसा कमाते गए और वहीं पे सेटल हो गए। ऐसे ऐसे भी लोग थे वहां पे। ऑल्सो वर्कर्स वे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। अब यहाँ पे वर्कर्स को और डिवाइड किया गया है स्किल के अकॉर्डिंग, यानी कि किसके पास कितना तजुर्बा है, किनके पास कितना एक्सपीरियंस है, किनके पास कितना बुद्धि है, इनके बेसिस पे भी लेबर के बीच में डिवीजन किया गया है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मेटल वर्कर्स ऑफ सेंट पीटरबर्ग considered themselves aristocrats among other workers because their occupations demanded more training and skill। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो संत पीटरबर्ग क्या था? हमारा एक इंपॉर्टेंट सिटी था,
रशियन एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट सिटी था। तो सेंट पीटरबर्ग में जो मेटल वर्कर्स थे, मेटल वर्कर्स का मतलब जो कि वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे कि मेटल का काम ज़्यादा होता है, जैसे आयरन का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, कॉपर का, है ना, इन सब का काम ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो भी हमारे वर्कर्स काम करते थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है वो लोग जिनके पास बुद्धि ज़्यादा होता है, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जिनका कि वे ऑफ लिविंग यानी कि जीने का तरीका थोड़ा सा एडवांस होता है, उसको हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स। तो संत पीटरबर्ग के मेटल वर्कर्स जो थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, अपने आप को बुद्धिमान समझते थे अमॉन्ग अदर वर्कर्स, दूसरे वर्कर्स के बीच में वो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, अपने आप को ज़्यादा समृद्ध समझते थे, है ना। क्यों ऐसा समझते थे? बिकॉज देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। इसलिए समझते थे क्योंकि संत पीटरबर्ग के जो हमारे मेटल वर्कर्स थे वो जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे काम करने के लिए ना ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा स्किल होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, आपके पास बुद्धि होना चाहिए। तो अब चूंकि ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग जहाँ पे कि बुद्धि ज़्यादा चाहिए, है ना, उसके बाद फिर ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, तो वैसे ही वो लोग ऑटोमेटिकली अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझ लेते थे, यानी कि अपने आप को वो महान समझ लेते थे क्योंकि उनको ट्रेनिंग ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे सपोज यदि एक आर्मी वाला ऑफिसर है, ठीक है, और एक एनसीसी वाला ऑफिसर है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग कौन करता है? अभी फिलहाल आर्मी वाला। तो आर्मी वाला यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा स्किल उसके पास ज़्यादा हो गया। उसी प्रकार से संत पीटरबर्ग के जो मेटल वर्कर्स थे उनको ट्रेनिंग ज़्यादा करना पड़ता था, उनके पास बुद्धि ज़्यादा होता था, यानी कि वो लोग पढ़ा लिखा ज़्यादा होता था। इसी वजह से वो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझता था, अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझता था, किसके बीच में? अलग अलग वर्कर्स के बीच में, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे जान गए। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग वोमेन के बारे में कि आखिर वोमेन का क्या कंडीशन था उस समय पे। देखिए लिखा हुआ है वोमेन मेड अप टू 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बट दे वेयर पेड लेस देन मेन। यानी कि पूरे फैक्ट्री में यदि 100% वर्कर काम करते थे तो 100% में से 31% वर्कर्स हमारे कौन होते थे? वोमेन हुआ करती थी, ठीक है। हालांकि ये लोग भी उतना ही काम करती थी जितना कि एक पुरुष काम किया करता था, यानी कि जितना मेल काम करते थे उतने हमारे फीमेल भी काम करती थी, लेकिन इनको पैसे जो है वो बहुत ही कम मिला करता था एज कॉम्पेयर टू मेन, यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को पैसे बहुत ही कम मिलते थे, जबकि काम दोनों बराबर करता था और करती थी, ठीक है। ये कंडीशन था उस समय पे वोमेन का। ऑल्सो वर्कर्स वेयर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ड्रेस एंड मैनर्स। यहाँ पे ना वर्कर्स और अलग प्रकार से बांटा गया है। देखिए आपने यहाँ पे देखा था कहा गया वर्कर्स वेयर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, यानी कि वर्कर्स को स्किल के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर दिया गया था कि ये ज़्यादा स्किल वाला आदमी है, ये कम स्किल वाला आदमी है, इसको अलग कर दो, इस प्रकार का इसको काम दे दो, उसको वैसा काम दे दो, ये भी होता था। और ड्रेस यानी कि किस प्रकार का वो कपड़ा पहन रहा है इसके बेसिस पे भी वर्कर्स को बांट दिया गया था। ये अच्छे कपड़े पहनता है, इसको अच्छा काम दो, इस प्रकार का, है ना। ये खराब कपड़े पहनता है, इसको वैसा ही काम दे दो, थोड़ा बहुत जो कि ऑड काम हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम हो, उसको वो काम दे दो। इसके अकॉर्डिंग भी यानी कि इस आधार पे भी वर्कर्स को डिवाइड किया गया था उस समय पे। और मैनर के हिसाब से, मैनर मतलब जो वर्कर्स अच्छा से बात कर सकता है उसको अच्छा काम दो, है ना। जो वर्कर्स को बोलने नहीं आता है ना, जो कि हमेशा गाली से बात करता है, इस प्रकार का उसको अलग काम दे दो। यानी कि ड्रेस और मैनर के बेसिस पे भी वर्कर्स को डिवाइड कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प अदर मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप बट सच एसोसिएशंस वेयर फ्यू। मतलब कि कुछ ऐसे भी हमारे पास वर्कर्स थे उस समय पे जो कि अपना एक एसोसिएशन बना लिए थे। एसोसिएशन का मतलब अपना वो एक ग्रुप बना लिए थे, अपना एक संगठन बना लिए थे। और वो करते क्या थे बेसिकली, वो यदि किसी दूसरे मेंबर को पैसे का ज़रूरत है या फिर उसके पास कोई रोजगार नहीं है तो उसको वो सपोर्ट करता था, मदद करता था। जैसे सपोज कर लीजिए कि 5-10 वर्कर्स हैं, वो लोग आपस में इकट्ठा हो गए और वो लोग ना उन सब लोगों का मदद करता था जिनके पास की बेरोजगारी है, जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको पैसा का ज़रूरत है तो भाई तुम पैसा ले लो, अपना ज़रूरत पूरा कर लो। तो ये लोग मदद करने का काम किया करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा एसोसिएशन बहुत ही कम था। बात समझ में आ रही है? हालांकि ये लोग अपना एसोसिएशन बनाते तो थे
लोगों का मदद करने के लिए वो लोग अपना एसोसिएशन बनाते थे, लेकिन एसोसिएशन बहुत ही कम था। आगे, डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशन। देखिए यहाँ पे आपने ये देखा कि वर्कर्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग बेसिस पे, है ना। अलग अलग बेसिस पे वर्कर्स को डिवाइड किया तो गया है, लेकिन जब बात वर्कर्स के हक का होता था, जब वर्कर्स अपने हक का लड़ाई लड़ना चाहते थे, तो सारा वर्कर्स एकजुट हो जाते थे। मतलब कि उस समय पे कोई डिवीजन काम नहीं आता था, सबके सब इकट्ठा हो जाते थे। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, डिस्पाइट डिवीजन के बावजूद इतना सारा डिवीजन कर दिया गया था, वर्कर्स को बांट दिया गया था, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, इस प्रकार से वर्कर्स को बांट दिया गया था फैक्ट्री में, है ना। इसके बावजूद वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। इसके बावजूद वो लोग इकट्ठा हो जाते थे, कब? जब स्ट्राइक करना हो। स्ट्राइक वर्क का मतलब हो गया काम को रोक देना। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में वर्कर्स का कुछ डिमांड है, लेकिन इंडस्ट्री का मालिक उसको मान ही नहीं रहा है, तो वर्कर्स क्या कर देते हैं? काम ही नहीं करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं वो लोग। इसको आपने मूवी में भी जरूर देखा होगा, है ना। उसका मालिक यदि उस बात को नहीं मानता है तो वर्कर्स काम ही करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे फिर बाद में क्या करता है वर्कर्स? कंपनी को छोड़ के चल जाता है, फैक्ट्री को छोड़ के चल जाता है, और वो फैक्ट्री अपने आप नीचे बैठ जाता है, यानी कि उसका प्रॉफिट पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब बात आता था अपने हक के लड़ाई के लिए, जब बात आता था स्ट्राइक करने का, तो सारा वर्कर्स आपस में एकजुट हो जाता था। उस समय पर डिवीजन कोई काम नहीं आता था। ठीक है, और वो लोग इकट्ठा होते कब थे? काम में रुकावट कब लाते थे वो लोग? देखो, व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को निकालना है इंडस्ट्री से, ठीक है, बिना किसी मतलब का, तो सारा लोग इकट्ठा हो जाता था कि आप इसको क्यों निकाल रहे हैं, रीजन बताइए, है ना। तो इस प्रकार के सिचुएशन में सारे के सारे वर्कर्स इकट्ठा हो जाते थे कि भाई आप इसको क्यों निकाल रहे हो, है ना, इस चीज के लिए। और वर्क कंडीशन, और मान लीजिए कि वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब कि काम वो लोग कर रहे हैं, इधर कचरा फेंका हुआ है, उधर गंदगी फैली हुई है, इस प्रकार का माहौल के ऊपर भी वो लोग जब सवाल उठाते थे, उसके बाद को जब नहीं माना जाता था तो ये लोग स्ट्राइक कर देते थे, यानी कि हम काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वर्कर्स अपने बात को मनवाने के लिए, अपने बात को रखने के लिए उस कंपनी या फिर उस इंडस्ट्री के मालिक को बेबस कर देता था। और करना भी चाहिए भाई, है ना। आप हमारा केवल काम लीजिएगा, बल्कि हमारे हक के लिए जरा सा भी आप नहीं बोलिएगा तो हम आपके लिए काम करेंगे ही नहीं। इस प्रकार का वहां पे चलता था। तो याद रखिएगा, डिवीजन था वर्कर्स के बीच में, यानी कि वर्कर्स अलग अलग प्रकार के काम करते थे, सब एक दूसरे से अलग थे, लेकिन जब बात अपने हक के लिए होता था, अपने राइट के लिए बात होता था, तो सब एकजुट हो जाता था। ठीक है, आगे, स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन द, यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल दिया गया है कि आखिर वर्कर्स ने कहाँ कहाँ पे स्ट्राइक किया था। ठीक है, देखिए, स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 1897, यानी कि 1896 और 1907 के आसपास, उस समय पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुआ था, यानी कि वहाँ के वर्कर्स ने अपने डिमांड को मनवाने के लिए स्ट्राइक कर दिया था, यानी कि वो लोग काम ही नहीं कर रहे थे। कहाँ पे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और कब? 1896 और 1897 का ये बात हो रहा है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया स्ट्राइक का। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्राइक का है, एंड इन दी मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। तो मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक कर दिया गया था वर्कर्स के द्वारा, वो भी 1902 में। ठीक है, देखो वर्कर्स के पास ना अपने बात को मनवाने का एक ही तरीका होता है, स्ट्राइक कर दो, काम ही नहीं करो, है ना। और यदि कोई काम कर रहा है उसको भी काम करने से मना कर दो, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का या फिर उस इंडस्ट्री का जो मालिक होगा वो आपके डिमांड को मानेगा और आपके हक के लिए वो बात करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रशियन एम्पायर के गाँवों के बारे में। हालांकि यहाँ तक जो हम लोग बात किए वो उसके शहर के बारे में था, ठीक है, सिटीज़ के बारे में था। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके गांव यानी कि विलेज के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। यदि हम लोग गाँव का बात करें तो गाँव में अधिकतर जो लोग थे वो खेती बाड़ी करते थे। मतलब कि गाँव में अधिकतर लोग, आज भी हमारे भारत का देखा जाए तो गाँव में अधिकतर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी ही करते हैं। तो ऐसा ही कुछ स्थिति हमारे रशियन एम्पायर में भी था। तो रशियन एम्पायर के छोटे मोटे जो लोग थे हमारे, जो गांवों में रहते थे, वो लोग अपना जीवन यापन भी खेती बाड़ी करके ही चलाते थे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे, द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टी। लेकिन जो नोबिलिटी वाले लोग थे, नोबिलिटी मतलब
जो कि राजा लोगों का रिश्तेदार हुआ करता था, जैसे मामा, भांजा, भतीजा, बैगना, ये सब होता है, वो सब हमारे राजा के फैमिली में ही आता था, उसको हम लोग कहते हैं नोबिलिटी। तो उन लोगों के पास क्राउन, क्राउन का मतलब जो कि राजा या फिर जो रानी हुआ करती थी उस समय के, उनके पास, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, इन तीनों के पास ना गांवों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होता था, यानी कि जगह जमीन जो है इनके पास सबसे ज्यादा होता था। और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि ये लोग पावरफुल आदमी है ना। राजा के, मान लो राजा का भतीजा है, उसको कोई मना कर सकता है? कोई नहीं मना कर सकता है। अब मान लीजिए राजा है, राजा तो अपने आप में भगवान है, उसको और कोई मना नहीं कर सकता है। और दूसरा बात, यहाँ पे चर्च का बात हो रहा है, चर्च भाई मतलब मंदिर का पुजारी, यदि एक बार कोई कह दिया तो उसके बाद को कोई टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता है। तो इन सब के पास गांवों में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी उस समय पे हुआ करता था। उसके बाद देयर वेयर डिवीजन अमंग पीजेंट्स टू, लेकिन ऊपर में आपने क्या देखा कि सिटीज में वर्कर्स के बीच में डिवीजन था, गांवों में पीजेंट्स के बीच में डिवीजन है, मतलब कि किसानों के बीच में डिवीजन है। कोई किसान अमीर है, कोई किसान गरीब है, इस प्रकार का डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता था गाँवों में। पीजेंट्स वेयर डीपली रिलीजियस, लेकिन गांव के जो हमारे किसान लोग थे ना, छोटे मोटे जो किसान लोग थे, वो लोग धर्म में बहुत विश्वास रखते थे, यानी कि पूजा पाठ वो लोग खूब किया करते थे। ठीक है, आगे, इन अ फ्यू केसेस peasants had no respect for the nobility because they believed that nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity। मतलब ये हो गया कि गांव के किसान लोग ना कुछ कुछ सिचुएशन में वो अपने राजा महाराजा के फैमिली को तो मानता ही नहीं था, उसको रेस्पेक्ट ही नहीं देता था। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, समझिए ध्यान से, लिखा हुआ है इन फ्यू केसेस peasants had no respect for the nobility, यानी कि कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ मामले में किसान लोग जो है ना राजा के रिश्तेदार को वैल्यू ही नहीं देता था कि हाँ कि तुम भी राजा के फैमिली हो, उसको मानता ही नहीं था कभी कभी। ऐसा क्यों? बिकॉज दे बिलीव दैट नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द सार, नॉट थ्रू पब्लिक पॉपुलैरिटी। मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे ना थोड़ा समझना पड़ेगा, किसान लोग कभी कभी राजा के फैमिली वाले लोगों को, यानी कि रिश्तेदारों को रेस्पेक्ट ही नहीं करता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो किसान लोग मानते थे कि भाई तुम्हारे पास जो पावर है, तुम्हारे पास जो पोजीशन है, वो किसकी वजह से है? सार के वजह से है। और सार कौन था उस समय पे? यहाँ पे सार पूरा नाम यहाँ पे क्या होना चाहिए? सार निकोलस होना चाहिए, है ना। तो सार निकोलस कौन था उस समय पे? राजा था। तो राजा के वजह से तुम लोगों का पावर है, तो हम लोगों को, तुम लोगों यानी कि हम तुम लोगों को क्यों माने, तुम लोगों को रिस्पेक्ट क्यों दे? तुमने अपना ऐसा क्या किया है जो हम तुमको रिस्पेक्ट करें? तुम्हारे पास जो पावर है, तुम्हारे पास जो पोजीशन है, तुम्हारे पास जो भी पॉपुलैरिटी है, धन संपत्ति, वो किसके वजह से है? राजा के वजह से है। तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है, इसलिए हम तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यही वर्कर, यही चीज वहाँ के किसान लोग कहता था। तो आपसे पूछेगा रीजन ये कि पीजेंट्स लोग गाँवों में राजा लोगों के फैमिली को, यानी कि नोबिलिटी को, वो लोग क्यों रेस्पेक्ट नहीं करता था कभी कभी? रीजन ये होना चाहिए, वो लोग रेस्पेक्ट कभी कभी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन लोगों का मानना था, पीजेंट्स लोगों का मानना था कि उनके पास जो पावर, जो पोजीशन है, वो उनके खुद की वजह से नहीं है, वो राजा यानी कि सार निकोलस की वजह से है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, नॉट थ्रू पब्लिक पॉपुलैरिटी, यानी कि लोगों के बीच में आपका कोई प्यार नहीं है, लोगों ने आपको, यानी कि लोगों के बीच में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो लोग आपको सपोर्ट भी नहीं करता है। तो आपके पास जो पावर पोजीशन है वो राजा के वजह से है, और राजा का आप तलवा चाटते हैं इसीलिए। ठीक है, तलवा चाटने का मतलब यहाँ पे हो गया, देखो लिखा हुआ है थ्रू सर्विसेज टू दी सार, यानी कि अब भाई देखो, राजा ने बहुत बड़ा जमीन अपने भतीजे को दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या राजा अपने भतीजे से काम नहीं करवाएगा? करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। तो वही लिखा हुआ था। तो वहाँ के जो नोबिलिटी होते थे, यानी कि नोबल लोग मतलब जो कि राजा के रिश्तेदार हुआ करते थे, उनको वहाँ के किसान लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि तुम्हारा पावर पोजीशन तुम्हारे अपने वजह से नहीं है, वो राजा के वजह से, इसीलिए हम तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ कुछ केस में ऐसा ये लोग करते थे। उसके बाद पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, लेकिन यहाँ पे जो किसान लोग हैं ना, वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि जो नोबल्स के पास जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है ना, वो हम लोगों को मिल जाए। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। तो सार निकोलस ने जो भी प्रॉपर्टी, जगह, जमीन, पैसा, धन संपत्ति, कुछ भी जो उनके अपने फैमिली को उन्होंने दे रखा है, वो हमको मिल जाए। ऐसा कौन चाह रहा है? ऐसा चाह रहे हैं वहाँ के पीजेंट्स लोग।
बात समझ में आ रही है। अच्छा, रीजन यहाँ पे भी हो सकता है कि ऐसा वो लोग क्यों चाह रहे हैं, ऐसा वो लोग इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनका खुद का वो धन संपत्ति तो नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे नोबेल्स वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे नोबेल्स का मतलब है राजा लोगों का रिश्तेदार लोग, सार निकोलस का रिश्तेदार लोग, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी उनके पास है, किसान लोग चाहता है कि वो हमको मिल जाए। क्यों ऐसा चाह रहा है वो? क्योंकि वो उनका खुद का नहीं है, वो सार निकोलस ने उनको दिया है, ठीक है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो हमको मिल जाए। और राजा के प्रॉपर्टी पे असली हक किसका होना चाहिए? वहाँ के जनता का, वहाँ के प्रजा का होना चाहिए। इसीलिए ये लोग चाहता है कि वो जमीन हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कभी कि राजा के फैमिली लोग अपना सारा धन संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है किसानों को दे दे? ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा ऐसा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वहां के जो किसान लोग थे उनसे जो टैक्स वसूला जाता था, रेंट जो उनसे लिया जाता था, वो लोग अब क्या कर दिए? रेंट या फिर टैक्स देने से मना कर दिए। बोले कि हमारे, अच्छा एक चीज और जानिए कि उस समय पे गाँवों में जो लोगों के पास जमीन हुआ करता था ना, उस जमीन के बदले में सार निकोलस टैक्स लेता था, यानी कि रेंट लेता था कि भाई तुमको जमीन है तुम्हारे पास, तो तुम जमीन पे जो भी फसल उपजाओगे उसको हमको थोड़ा बहुत जो ना टैक्स के रूप में दे देना, या फिर अनाज देना है तो अनाज दे देना, नहीं तो पैसा दे देना, ठीक है। तो वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, उसको मार दे रहा है ये लोग जान से। कौन ऐसा कर रहे हैं? वर्कर्स लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे, इन 1902 मर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड्स अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रसिया। साउथ रसिया का मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, रसिया का सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो वहां पे साउथ रसिया में 1902 में लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करना ये आम बात हो गया था। मतलब कि बड़े बड़े जमींदार लोग जब उनके पास रेंट मांगने के लिए आते थे कि भाई पैसा लाओ, सार निकोलस को जाकर रेंट भी देना है, तो ये लोग क्या करते थे? जमींदार को ही जान से मार देते थे। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि 1902 में वो भी खास करके साउथ रसिया में बहुत ही बड़े बड़े स्केल पे जो है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को जान से मार दिया जाता था, वो लोग जब रेंट वसूलने के लिए आता था उस समय पे, ठीक है। और ये लैंडलॉर्ड कौन होते थे? सार निकोलस का अपना आदमी, जो कि रेंट लेके आएगा और सार निकोलस के झोली में जाके डाल देगा, ठीक है। तो ये उस समय पे होता था। एंड इन 1905 मर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड्स टुक प्लेस ऑल ओवर रसिया। और 1905 आते आते तक पूरे रसिया में जमींदार लोगों का मर्डर करना ये आम बात हो गया था, मतलब कि पूरी तरीके से फैल गया था। इसका मतलब यहाँ पे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पूरे रसिया के पीजेंट्स लोग अब जो है अपने जमीन के बदले में रेंट नहीं देना चाहता है। और रेंट मांगने के लिए यदि लैंडलॉर्ड आ रहा है, जमींदार आ रहा है रेंट दो भाई, तो उसको जान से मार दे रहा है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रशियन पीजेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। मतलब कि यूरोप का मतलब क्या हो गया? एक कंटिनेंट पूरा, है ना। उस कंटिनेंट में हमारा क्या है? रसिया एक कंट्री है। आज के दौर में यदि देखा जाए तो आज के दौर में रसिया जो है ना, उसका कुछ हिस्सा हमारा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो बात हो रहा है उस समय पे वो पूरी तरीके से यूरोप में ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो रसिया के पीजेंट्स हैं, यानी कि जो रसिया के किसान लोग हैं, वो अलग अलग कंट्री से ना अलग था बिल्कुल। मतलब कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग था, अपने आप को खेती, यानी कि खेती करने का तरीका उसका थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि यूरोप में जितने भी कंट्री थे, उन कंट्री में से एक हमारा जो रसिया कंट्री था, उस कंट्री में रहने वाले पीजेंट्स का तौर तरीका थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था वो देख लीजिए। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली। मतलब कि रसिया के किसान, यानी कि रसिया के पीजेंट्स लोग क्या करते थे? समय समय पर अपने जमीन को इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने का मतलब क्या? समेट के लेके आ जाना नहीं। यहाँ पे इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि रसिया के किसान लोग समय समय पर अपने जमीन को पूरी तरीके से एक जगह वो लोग छोड़ देते थे, मतलब कि उसके ऊपर वो लोग कुछ नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता था? एंड देयर कॉम्यून और मीर। कॉम्यून का मतलब क्या होता है, या फिर मीर का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी। सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब हो गया, इस प्रकार से आप इसको समझिए। जैसे हमारे भारत में देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट में, खास करके गाँवों में क्या चलता है?
पंचायत वाला सिस्टम चलता है, और शहर में देखें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला सिस्टम चलता है। तो गांव में हमारा क्या होता है, पंचायत वाला सिस्टम। तो गांव के अंदर जो भी समस्या होगा वो कौन सॉल्व करेगा, पंचायत सॉल्व करेगा। उसी प्रकार से गांव में जो जमीन का पूरा मामला था वो कौन करता था, वहां के पंचायत। वहां के पंचायत का नाम क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉम्यून या फिर मीर। इसका मतलब होता है इंग्लिश में सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी, मतलब कि हम लोग अपना खुद का देख लेंगे, कोई बीच में टांग मत अड़ाओ, ठीक है। ये उस समय पे होता था। डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। अब इसको ना पूरी तरीके से एक बार समझिए, होता क्या था। रसिया के किसान लोग अपने सारे जमीन को एक जगह इकट्ठा करके, एक जगह इकट्ठा करने का मतलब क्या, चुन चुन के नहीं, मतलब कि उसके पास जो भी जमीन था ना, वो सारा का सारा जमीन का पेपर वो अपने मुखिया को दे देता था। समय समय पे वो लोग करते थे, यानी कि जिसके पास जितना जमीन है वो सारे लोग अपने जमीन का पेपर अपने गांव के मुखिया को दे देता था, और वो मुखिया तय करता था कि अब इस जमीन का करना क्या है। बेसिकली मुखिया करता क्या था ना, कि जिसके पास जमीन का जरूरत ज़्यादा है उसको जमीन ज़्यादा दे देता था, कि हाँ भाई तुमको, तुम्हारे पास फैमिली बड़ा है तो तुम जमीन ज़्यादा ले लो, तुम इस पर खेती करो, है ना। लेकिन जिसके पास फैमिली कम है उसको कम जमीन देता था, कि तुम ये जमीन लो, तुम अपना खेती करो इस पर। लेकिन क्या ये चीज़ आज हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सबके पास अपना अपना पैसा है, सब कोई अपना अपना जमीन खरीद रहा है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। लेकिन यहाँ पे रसिया के किसान करते क्या थे कि एक बार खेती कर लिए, उसके बाद सारा खेती एक बार खेती करने के बाद अपने खेत का पेपर जो होता है हमारा, वो जाके अपने मुखिया के पास रख देता था। तो मुखिया डिसाइड करता था कि इस जमीन का करना क्या है। तो जिसके पास, हालांकि वो मुखिया अपने लिए नहीं रखता था, है ना, जिसके पास ज़्यादा जरूरत है जमीन का उसको ज़्यादा जमीन दे देता था, कि जो भाई तुम अपना काम करो इस पे जाके, है ना। और जिसके पास जमीन का कम जरूरत था उसको जमीन कम देता था। इस प्रकार का वहाँ पे सिस्टम था। इसीलिए इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ था कि रशियन पीजेंट्स का जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था सबसे, है ना। तो कैसे अलग था वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। ये चीज़ केवल उस समय पे रसिया में होता था और कहीं पे नहीं होता था, ठीक है। इस यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो इसमें हम लोगों ने इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रसिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।